जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए मॉडल पेपर लेकर आए हैं जो 2024 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। यानी बच्चों 2024 बोर्ड एग्ज़ाम में किस तरह से जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। देखो बच्चों, ये कक्षा 12 समाजशास्त्र है और NCERT रहेगा। NCERT बच्चों जानते हो आप लोग, सभी बोर्ड के जहाँ भी NCERT चलती है सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। देखो भैया, पूर्णांक जो रहेगा 100 नंबर का आपको मिलेगा। पूर्णांक कितना मिलेगा? 100 नंबर का। और समय कितने आपको मिलेंगे? समय 3 घंटे 15 मिनट के आपको मिलेंगे। समय जो मिलेंगे बच्चों वो समय 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। और निर्देश आपको पढ़ना है, प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया जाता है। ठीक है। और उसके बाद सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं। सभी प्रश्न क्या है? अनिवार्य है। पहले बहुविकल्पी मिलेगा दोस्तों, उसके बाद में अतिलघुत्तरी मिलेगा। बहुविकल्पी बच्चों 10 नंबर का होता है। कितने नंबर को? 10 नंबरों का होता है, जो एक एक नंबर ही का होता है। और जो अतिलघुत्तरी होता है बच्चों वो जो है 3-3 नंबर का होता है। ठीक है। उसके बाद लघुत्तरी होता है जो 6-6 अंकों का होता है। उसके बाद दीर्घोत्तरी जो होता है 8 अंकों को आपको मिलेगा। तो चलिए देखते हैं बच्चों कुछ क्वेश्चनों को जो है हल किया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न हल करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न हल करेंगे जो एक नंबर ही रहेगा। देखो, पहला क्वेश्चन है कि धर्म एक अफीम के समान है। यह जो है किसने कहा है? कि बच्चों धर्म एक अफीम के समान है, किसने कहा है? कार्ल मार्क्स ने कहा है कि माइकावर ने कहा है कि सोरोकिन ने कहा है कि गिलिन एवं गिलिन ने कहा है? सही जवाब बच्चों जो है क्या हो जाएगा? सही जवाब ए हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। यानी धर्म एक अफीम के समान है, या किसने कहा था? ये बच्चों कार्ल मार्क्स ने कहा। कार्ल मार्क्स जानते बच्चों ये कहाँ का निवासी था? ये जो है जर्मनी का निवासी था। कहाँ का? जर्मनी का निवासी था कार्ल मार्क्स। तो आप लोग समझिए कि धर्म एक अफीम के समान है, या किसने कहा था? तो कार्ल मार्क्स ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है कि भारत में शत्रु राष्ट्रवाद को जो है किसने जन्म दिया? भारत में जो है शत्रु राष्ट्रवाद को जो है किसने जन्म दिया? समाज ने, आधुनिकीकरण ने, पूंजीवाद ने, उपनिवेशवाद ने? तो सही जवाब है भारत में शत्रु राष्ट्र को किसने जन्म दिया बच्चों? उपनिवेशवाद ने। देखो बच्चों, उपनिवेशवाद हम लोग कई बार बता चुके हैं। उपनिवेशवाद किसे कहते हैं? जब एक देश दूसरे देश पर गुलाम कर लेता है। जैसे भारत के ऊपर किसने शासन किया? अंग्रेजों ने शासन किया काफ़ी वर्षों तक, कम से कम 200 वर्षों तक शासन किया। तो उस काल को जो है उपनिवेशवाद कहा जाता है। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों देखेंगे हम लोग जो है कि भारत में चाय उद्योगों की शुरुआत सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी? भारत में चाय उद्योगों की शुरुआत, जो बच्चों चाय है यानी चाय की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? ये जो है चीन में हुई थी। विश्व में सबसे पहले चाय की शुरुआत कहाँ हुई थी? चीन में हुई थी। तो भारत में चाय उद्योगों की शुरुआत सर्वप्रथम किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो बच्चों जो है बी हो जाएगा, वर्ष 1851 ईस्वी में। और भारत में अगर देखा जाए तो चाय सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है बच्चों? तो असम में। असम में सबसे ज़्यादा जो है चाय पाई जाती है। आज शाम चाय की पार्टी है। आसाम आसाम आज शाम चाय की पार्टी है। तो चाय भारत में सबसे ज़्यादा चाय कहाँ पाई जाती है बच्चों? असम में पाई जाती है। ठीक है। तो चलिए 1851 ईस्वी में भारत में चाय उद्योग की शुरुआत हुई थी। सोशोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किन भाषाओं से हुई है? सोशोलॉजी शब्द की उत्पत्ति जो है किन भाषाओं से हुई है बच्चों? 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, लैटिन ग्रीक, जर्मन फ्रेंच, ग्रीक फ्रेंच, जर्मन लैटिन। तो सोशियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति जो है एक ग्रीक और फ्रेंच भाषाओं से जो है उत्पन्न हुई है। ग्रीक और फ्रेंच की भाषाओं से उत्पन्न हुई है। चलिए 5वां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बाल स्त्री पुरुष लिंगानुपात का लेखा जोखा सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ? बाल स्त्री पुरुष लिंगानुपात का लेखा जोखा जो है बच्चों कब प्रारंभ हुआ? तो ये जो है वर्ष 1961 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। लिंगानुपात किसे कहते हैं बच्चों? प्रति हजार पुरुषों के पीछे जो है स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात बोला जाता है। प्रति हजार पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या को जो है लिंगानुपात कहा जाता है। जैसे भारत में इस समय लिंगानुपात कितना है बच्चों? 1000 पुरुषों के रेंज में 943 महिलाएं हैं। यानी 1000 पुरुष हैं तो 943 महिलाएं हैं। ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग साक्षात्कार का स्वरूप जो है किस प्रकार माना जाता है? ये सामुदायिक माना जाता है, सामूहिक माना जाता है, कि व्यक्तिगत माना जाता है, कि इनमें से कोई नहीं बच्चों? साक्षात्कार आप लोग समझ गए होंगे, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? जो है इंटरव्यू बोला जाता है। तो साक्षात्कार का स्वरूप जो है किस प्रकार माना जाता है? तो सी हो जाएगा इसका, व्यक्तिगत माना जाता है। ठीक है। विविधता शब्द असमानता के स्थान पर किस पर बल देता है? विविधता बच्चों शब्द असमानता के स्थान पर जो है किस पर बल देता है? सामाजिक एकता, सामुदायिक विश्व, अंतर पर, सांप्रदायिकता पर।
तो विविधता शब्द असमानता के स्थान में किस पर बल देता है? इसका सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, अंतर पर। सही जवाब जो है डी हो जाएगा, अंतर पर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि जो अपने समूह को श्रेष्ठ एवं वैध माने इनमें से क्या कहलाता है? जो अपने समूह को श्रेष्ठ एवं वैध माने इनमें से जो है क्या कहलाता है? आतंकवाद, उग्रवाद, कुलीनवाद, धार्मिकतावाद। सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा? जो है उग्रवाद। सही जवाब बी हो जाएगा, उग्रवाद हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाइयों। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है बहुविकल्पी प्रश्न है कि जो है जनजाति जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत भाग मध्य भारत में रहता है? जनजाति आप लोग समझते हो जिसको एसटी बोला जाता है, जो पहाड़ों जंगलों में रहते हैं। जनजाति जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत भाग मध्य भारत में रहता है? तो बच्चों 85%। कितना परसेंट है? 85% भाग रहता है। मध्य भारत बोले तो जैसे ये जो है इंडिया है, इंडिया के बीच के स्थान को जो है मध्य आप जो समझ गए होंगे। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए लास्ट बहुविकल्पी प्रश्न देख लेंगे हम लोग। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है? सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? गंगा नदी पर, कि यमुना नदी पर, कि सतलज नदी पर, कि नर्मदा नदी पर? तो सरदार सरोवर बांध बच्चों जो है ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है। कहाँ? नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी आप लोग बच्चों कहाँ निकलती है? ये अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ियों से जो है नर्मदा नदी निकलती है। तो सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? नर्मदा नदी पर जो है बनाया गया है। गंगा नदी आप लोग जानते हो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, जिसको राष्ट्रीय नदी भी कहते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम लोग जो है अतलिगुत्री क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ जो है आपको 3 अंक जो है मिलेगा अतलिगुत्री क्वेश्चन का। तो चलिए एक एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अतलिगुत्री प्रश्न देखो बच्चों, वर्तमान को समझने के लिए अतीत का होना आवश्यक है। परिभाषित करें। वर्तमान को समझने के लिए अतीत में जो बीत चुका है, वर्तमान को समझने के लिए अतीत का होना आवश्यक है। परिभाषा दीजिए। तो चलिए आइए इसको उत्तर देखेंगे। बहुत कठिन नहीं क्वेश्चन, सरल है। देखो बच्चों, वर्तमान को समझने के लिए आवश्यक है कि जो है उसके अतीत के कुछ पक्षों को भी जानकारी हो। अतीत का यह ज्ञान किसी भी व्यक्ति या समूह या फिर भारत जैसे पूरे देश को जानने हेतु आवश्यक है। भारत का इतिहास बच्चों अधिक समृद्ध एवं विस्तृत है। विस्तृत माने होता है लंबा। भारत के अतीत की जानकारी प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत को जानने से जो है मिलती है ना भैया। प्राचीन भारत का इतिहास और जो है मध्यकालीन भारत को जानने से मिलती है, जबकि आधुनिक भारत को जानने के लिए जो है औपनिवेशिक काल को जो है जानना आवश्यक होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। जनसांख्यिकी लभ्यांश क्या है? जनसांख्यिकी लभ्यांश क्या है? अगला क्वेश्चन आपके सामने है जनसांख्यिकी लभ्यांश। जनसांख्यिकी जैसे बच्चों जानना लग रहा है कि जनसंख्या संबंधित होगा ना, तो जनसंख्या की लाभ क्या है? चलिए आइए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। देखो, किसी देश की कार्यशील जनसंख्या का जो है प्रसरित अनुपात आकारशील जनसंख्या से अधिक हो तो जो है उसे जनसांख्यिकी लभ्यांश कहते हैं। समानतः जनसांख्यिकी लभ्यांश जनसंख्या में काम ना करने वाले प्रसरित लोगों की जो है तुलना में कार्यशील लोगों के अनुपात में वृद्धि के फलस्वरूप प्राप्त होता है। ठीक भैया। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों हम लोग देखेंगे। संपूर्णता को जो है परिभाषित कीजिए। संपूर्णता को जो है परिभाषित कीजिए कि संपूर्णता क्या है। ताइए चलिए इसको उत्तर देखेंगे हम लोग जो है। देखो, संपूर्णता में जातियों का कोई व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, संपूर्णता में बच्चों जातियों का कोई व्यक्तित्व जो है अस्तित्व नहीं होता है। वे एक बड़ी संपूर्णता से संबंधित होकर ही अपना अस्तित्व बनाए रख सकती हैं। समाज की संपूर्णता में सभी जातियां शामिल होती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बहुत सरल क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। अतलिगुत्री क्वेश्चन छोटे होते हैं। विभिन्न आयु वर्गों के संबंध में शोध कार्य कैसे किया जाता है? विभिन्न आयु वर्गों के संबंध में शोध कार्य कैसे किया जाता है? तो विभिन्न आयु वर्गों के संबंध में शोध कार्य करने हेतु विद्यालयों के बच्चों, स्त्री पुरुष, विभिन्न पैतृक पृष्ठभूमि आदि के लोग को जो है चुन सकते हैं। शोध बच्चों जिसको रिसर्च बोला जाता है, किसी चीज़ की रिसर्च किया जाता है। दलित वर्ग की प्रमुख समस्याएं क्या है? दलित बच्चों जिसको गरीब बोला जाए, जो गरीब होते हैं दलित वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो दलित वर्ग की प्रमुख समस्याएं क्या है? सब देखो क्वेश्चन आप देखो समाजशास्त्र वगैरह बहुत कठिन नहीं है, अपने मन से भी बच्चों लिख सकते हो, आपको नंबर मिलेगा। दलित वर्ग की क्या समस्याएं आप लोग समझ गए होंगे, क्या समस्याएं होती है। बेचारों को शिक्षा वगैरह नहीं मिल पाती है, ना तो सही से आर्थिक चीज़ें उनको बहुत कमजोरी होती है। ठीक है, देखो सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, जो समाज से संबंधित, जो धर्म से, जो पैसे संबंधित हो, जो शिक्षा संबंधित हो,
सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, शैक्षिक एवं अंतरजातीय संघर्ष की समस्याएं दलित वर्ग की प्रमुख जो है समस्याएं हैं। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट से कई वर्षों परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सूचना का अधिकार यानी आरटीआई अधिनियम जो है कब पारित हुआ और इसका जो है क्या तात्पर्य है। सूचना का अधिकार यानी राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार अधिनियम जो है कब पारित हुआ और इसका जो है क्या तात्पर्य है। आइए इसका उत्तर देखेंगे। देखो बच्चों, सूचना का अधिकार अधिनियम 15 जून 2005 को जो है पारित हुआ था। कब हुआ था? 15 जून 2005। एक नंबर पूछेगा। सूचना का अधिकार अधिनियम 15 जून 2005 को पारित हुआ और 12 अक्टूबर 2005 से यह जो है लागू हुआ। यह एक ऐसा कानून है जिसके अंतर्गत भारतीय नागरिकों को सरकारी अभिलेखों तक पहुंचने का अधिकार दिया गया है। अभिलेख लिख कर लिखा हुआ लेख को अभिलेख कहते हैं। अभिलेखों तक पहुंचने का अधिकार दिया गया है, अर्थात भारत का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी प्राधिकरण से जो है सूचना प्राप्त करने का अधिकार रखता है, यानी किसी से भी जो है सूचना उसके विषय में कर सकता है। ठीक है भैया, चलिए आगे देखेंगे। चलिए बाबू, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे भाई। औपनिवेशिक शासनकाल में भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी। चलिए बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन देखो, समझेंगे। औपनिवेशिक आप लोग समझेंगे, हम कई बार बता चुके भाई। औपनिवेशिक शासनकाल में भू माने होता है भैया भूमि, ठीक है। भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी, तो आइए इसको देखेंगे। देखो, औपनिवेशिक शासन के द्वारा जो है भू राजस्व व्यवस्था तथा अन्य कानूनों ने उच्च जातियों के अधिकारों को जो है वैध मान्यता प्रदान की। अब ये जातियां सामंती वर्ग के स्थान पर आधुनिक अर्थों में भूस्वामी बन गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सर्वेक्षण प्रणाली से आप क्या समझते हैं, इसकी जो है मूल विशेषताएं क्या है। सर्वेक्षण प्रणाली से आप क्या समझते हैं, इसकी मूल विशेषताएं क्या है बच्चों। तो सर्वेक्षण प्रणाली के अंतर्गत निर्धारित प्रश्नों को जो है अपेक्षाकृत बड़ी संख्या में लोगों से पूछा जाता है। ठीक है, बहुत सरल है। सर्वेक्षण प्रणाली से आप क्या समझते हैं, आप लिख देना। सर्वेक्षण प्रणाली के अंतर्गत निर्धारित प्रश्नों को अपेक्षाकृत बड़ी संख्या में लोगों से जो है पूछा जाता है, इसी को कहते हैं सर्वेक्षण प्रणाली कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ब्रिटिश भारत की सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए अनुसूचियाँ जो है कब तैयार की थी। तो ब्रिटिश भारत के सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए जो है अनुसूचियाँ कब तैयार की थी बच्चों। तो ब्रिटिश भारत की सरकार ने वर्ष 1935 में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए जो है अनुसूचियाँ तैयार की, जिनमें उन जातियों तथा जनजातियों के नाम दिए गए थे जिन्हें उनके विरुद्ध बड़े पैमाने पर किए जा रहे भेदभाव के कारण जो है विशेष व्यवहार का पात्र माना गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सर्वेक्षण प्रणाली की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। तो बच्चों, सर्वेक्षण प्रणाली की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि इसमें जो है पूर्व निर्धारित प्रश्न पूछे जाते हैं। पूर्व निर्धारित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम लोग लघुत्तरीय क्वेश्चन देखेंगे जो 6 अंकों का है बच्चों। कितने अंकों का? 6 अंकों का रहेगा लघुत्तरीय प्रश्न। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं कि पूर्वाग्रह से क्या तात्पर्य है, परिभाषित कीजिए। अगला चलिए क्वेश्चन देखेंगे बच्चों कि पूर्वाग्रह से क्या तात्पर्य है, परिभाषित करना है। तो पूर्वाग्रह, इसको उत्तर देखेंगे हम लोग। चलिए बच्चों, पूर्वाग्रह का उत्तर हम लोग देखेंगे। देखो, हेड डाल लेंगे हम लोग। पूर्वाग्रह, हम सब एक समुदाय के सदस्य के रूप में बड़े होते हैं, जिससे जो है बच्चों प्रत्येक अपने समुदाय, जाति, वर्ग या लिंग के बारे में नहीं बल्कि इसके अतिरिक्त दूसरे के बारे में भी जो है धारणाएं बनाते हैं। यह जो है बच्चों धारणाएं पूर्वाग्रह से ग्रस्त होती हैं। पूर्वाग्रह बच्चों जो होता है, पूर्वाग्रह एक समूह के सदस्यों के द्वारा जो है दूसरे समूह के बारे में पूर्व कल्पित विचार या जो है व्यवहार होता है, अर्थात वह जो है वह धारणा जो बिना विषय को जाने और बिना उसके जो है तथ्यों को परखे शुरुआत में ही बना ली जाती है। एक पूर्वाग्रहित व्यक्ति जो है पूर्व कल्पित विचार सबूत साक्ष्यों के जो है क्या होता है बच्चों, साक्ष्यों के विपरीत सुनी सुनाई बातों पर आधारित होते हैं। यह जो है नई जानकारी जो है प्राप्त होने के बावजूद बदलने से जो है इनकार करते हैं। पूर्वाग्रह सकारात्मक दोनों हो सकता है, नहीं नकारात्मक और सकारात्मक जो है दोनों हो सकता है। वैसे अधिकतर यह जो है शब्द नकारात्मक रूप से जो है लिए गए पूर्व निर्णय के लिए जो है प्रयोग में होता है, पर यह बच्चों सकारात्मक पूर्व निर्णयों पर भी जो है लागू होता है। पूर्वाग्रह अधिकतर एक समूह के बारे में अपरिवर्तनीय, कठोर तथा रूढ़िबद्ध धारणाओं पर आधारित होते हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं अधिकतर निर्जातीय और प्रजाति समूहों और महिलाओं के बारे में प्रयोग की जाती हैं। भारत जैसे देश में जो है जो बहुत समय तक एक उपनिवेशवाद रहा है, वह अनेक रूढ़िबद्ध धारणा
और औपनिवेशिक की जो है देन रही है। चलिए बच्चों, अगला लघुत्तरीय प्रश्न जो है 6 अंकों का जो रहेगा, ग्रामीण और नगरीय समाज में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत सरल है, आप अपने मन से लिख सकते हैं जो है ग्रामीण और नगरीय समाज में अंतर। ग्रामीण समाज किसे कहते हैं? देखो बच्चों, ग्रामीण में आप लोग जानते हो जो है जो पढ़े लिखे कम होते हैं, और लेकिन बच्चों नगरों में क्या होते हैं, पढ़े लिखे शिक्षित लोग अधिकतर होते हैं। देखो ग्रामीण लोग ज़्यादा जो है कृषि पर निर्भर रहते हैं। यहाँ जो है मुख्य व्यवसाय कृषि होता है, ठीक है। ज़्यादा जनसंख्या जो है बच्चों कृषि पर लगी होती है। लेकिन नगरों में क्या होता है बच्चों, जो है नौकरी वाले होते हैं, सर्विस वाले होते हैं, उद्योग धंधे वाले होते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये सब चीज़ें देखो, गांव गांव में क्या होता है, जैसे परिवार वगैरह में एकता पाई जाती है, समझ रहे हो, सब मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन नगरों में बच्चों ऐसा नहीं होता है, नगरों में कोई किसी से मतलब नहीं रखता है। तो ये सब चीज़ें जो है नगरों में पाई जाती हैं, ठीक है। तो ग्रामीण समाज और नगरीय समाज के बारे में आप बहुत ज़्यादा लिख सकते हैं, जितना ज़्यादा अपने मन से आप लिख सकते हैं। ग्रामीण समाज में क्या होता है, नगरीय समाज में क्या होता है। तो आइए बच्चों देखेंगे अगला क्वेश्चन जो लघुत्तरी जनजातीय आंदोलन पर जो है लघु टिप्पणी लिखें। जनजातीय आंदोलन पर लघु टिप्पणी लिखिए, ये 6 नंबर का है। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। जनजातीय आंदोलन पर लघु टिप्पणी, देखो कई वर्षों में परीक्षाओं में पूछा जाए, वेरी इंपॉर्टेंस 2022-24 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंस है बच्चों, कि जनजातीय आंदोलन पर लघु टिप्पणी लिखी। जनजाति आप लोग जानते हो, जो जिसको एसटी कहते हैं, जो पहाड़ी जंगलों में रहते हैं, दूर दराज जहाँ बच्चों शिक्षा वगैरह का अभाव होता है, वो सब जनजाति के अंतर्गत आते हैं। अथवा करके देखा, जनजातीय आंदोलन को समझाइए तथा इन आंदोलनों के कारणों की जो है चर्चा कीजिए। चलिए बच्चों इसका उत्तर देखेंगे। देखो जनजातीय आंदोलन भारत में मुख्य रूप से मध्य भारत की जो है जनजाति बेल्ट में स्थिर रहे हैं, जैसे छोटा नागपुर व संथाल परगना में स्थित संथाल और जो है उरांव एवं मुंडा आदि। जनजातीय आंदोलन के प्रमुख नेता बिरसा मुंडा थे, जो आदिवासी थे, जिन्होंने जो है अंग्रेजों के विरुद्ध एक बड़े विद्रोह का नेतृत्व किया था। अपनी मृत्यु के पश्चात बच्चों बिरसा जनजातीय आंदोलन के एक प्रतीक बन गया। समानता जनजातियों के कुछ मुद्दे होते हैं जिनके कारण वे आंदोलन करते हैं बच्चों, जैसे सिंचाई परियोजनाएं तथा गोलीबारी क्षेत्र के लिए भूमि का अधिग्रहण, रुके हुए सर्वेक्षण तथा पुनर्वास की जो है कार्यवाही आदि, ठीक है। पूर्वोत्तर की कुछ जातियां पृथक यानी अलग पहचान तथा पारस्परिक स्वायत्तता के प्रति चिंता के कारण जो है जनजातीय आंदोलन करती हैं। स्वायत्तता मतलब स्वयं का अधिकार, ठीक है। स्वायत्तता में होता है बच्चों स्वयं का अधिकार। स्वायत्तता के प्रति चिंता के कारण जनजाति क्या करती है बच्चों, आंदोलन करती हैं अपने अधिकार के लिए। और जनजाति लोगों का बच्चों वन भूमि से जो है विस्थापन एक प्रमुख मुद्दा है, जो सभी क्षेत्रों की जनजातियों को जो है जोड़ता है, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन जो है अगला 6 नंबर का है क्वेश्चन जो है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव का जो है मूल्यांकन कीजिए। ये भी 6 नंबर का है। चलिए बच्चों इसका जो है उत्तर देखेंगे, भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। तो जनसंख्या वृद्धि जिसमें ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि होती है बच्चों, ये सब क्वेश्चन अपने मन से एकदम लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि आप लोग जानते हैं बच्चों, इस समय भारत जो है जनसंख्या के माने में चीन को पीछे छोड़ दिया है, समझ रहे हो नहीं। चीन भारत विश्व में सबसे जनसंख्या वाला देश बन गया है और भारत जो है दूसरे स्थान पर हो गया है। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि बहुत तेज़ी से फैल रहा है। भारत जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव का मूल्यांकन करना है। देखो पूछा गया है क्वेश्चन। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि के निम्नलिखित प्रभाव दुष्परिणाम हैं। निम्नलिखित आए बच्चों, नंबर 1 निर्धनता। जनसंख्या वृद्धि के परिणाम स्वरूप निर्धनता में वृद्धि हुई, क्योंकि उसी अनुपात में आय में वृद्धि नहीं हो रही है। नंबर 2 बच्चों बेरोजगारी। जनसंख्या में वृद्धि के कारण भारत में बेरोजगारी दर बढ़ी है, क्योंकि लोगों को पर्याप्त मात्रा में रोजगार उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। यद्यपि देश में औद्योगिक विकास हुआ, लेकिन जनसंख्या में वृद्धि दर उससे जो है कहीं अधिक है। स्वास्थ्य सेवाओं की जो है कमी। जनसंख्या वृद्धि के परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य सेवाओं की जो है उपलब्धता में जो है कमी तथा कुपोषण की समस्या में वृद्धि हो रही है। भ्रष्टाचार वृद्धि। भ्रष्टाचार बढ़ोतरी भी जनसंख्या वृद्धि का बच्चों परिणाम है, क्योंकि व्यक्ति अवैध तरीकों से धनार्जन करने लगा, जिससे जो है कि वह परिवार की आवश्यकताओं की अधिकतम पूर्ति कर सके। अपराधों में जो है वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप निर्धनता व बेरोजगारी में वृद्धि ने अपराध को जो है बढ़ावा दिया। निर्धन व बेरोजगार लोग अपराध की दिशा में अग्रसर होने लगते हैं। अन्य दुष्परिणाम बच्चों, जनसंख्या वृद्धि के परिणाम स्वरूप मलिन बस्तियों की संख्या जो है बढ़ी तथा इन बस्तियों को दूषित वातावरण ने अपराध, बाल अपराध, मद्यपान, वेश्यावृत्ति, जुआखोरी व अन्य ऐसी समस्याओं में जो है वृद्धि की है, ठीक है। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन जो है दहेज प्रथा संबंधित है। ये क्वेश्चन बार 8 नंबर मिलेंगे।
जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न होते हैं 8 नंबर को होते हैं। तो ये क्वेश्चन बच्चों हर वर्ष परीक्षाओं में पूछा जाता है। दहेज प्रथा संबंधी क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। देखो ये क्वेश्चन छोड़ा मत करो, 8 नंबर आपको पक्का मिलेगा, पूरा लिखा करो। समाज में देख ही रहे हो दहेज वगैरह कैसे चल रहा है, तमाम महिलाएं वगैरह प्रताड़ित की जा रही है, दहेज के कारण महिलाओं को जला दिया जा रहा है, मार के भगा दिया जा रहा है। तो बच्चों ये सब अपने मन से लिखेंगे क्या क्या जो है गुजरती है महिलाओं के ऊपर। आप महिलाएं जो होगी, बच्चियाँ होंगी, अपने मन से लिख सकती है, बच्चे भी लिख सकते हैं। भारत में दहेज प्रथा कारण एवं परिणामों की व्याख्या कीजिए, अथवा भारत के में दहेज व्यवस्था के विकृत परिणाम को वर्णन कीजिए। इसमें 8 नंबर आपको पक्का मिलेगा। अथवा दहेज प्रथा का जो है भारतीय समाज पर प्रभाव का वर्णन कीजिए, अथवा दहेज प्रथा क्या है, समाज पर इसके प्रभाव एवं निवारण पर जो है चर्चा कीजिए। इसमें बच्चों जो है 8 नंबर एकदम पक्का है। इसे मन से, अपने मन से बना के आपको लिखना है, क्या क्या चल रहा है समाज में, दहेज प्रथा वगैरह पूरा लिखो जो है, भर के कापी जो है। बस आज ही इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।